आज की वीडियो लेक्चर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होते हैं आज उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसे हम 1 बाय 1 स्टेप से आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं असेंबलर। असेंबलर जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। देखिए मैंने लिखा भी है कि द ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज में, वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक असेंबली लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज करते थे, डिफरेंट कोड्स का यूज करते थे, जिसे हम लोग नेमोनिक कोड्स का नाम देते थे। याद होगा आपको ऐड, सब, मल, मूव, ठीक है, ये सारे कोड्स असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते थे। और आपको पता है कि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को ही जानता है, 0101 के फॉर्म को ही जानता है। तो जो आप ये कोड्स का यूज कर रहे हो, इस कोड्स को क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेटर के द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं उसे असेंबलर कहते हैं। इसमें असेंबली कोड को असेंबलर क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो आपका असेंबली कोड होता है वो .asm फाइल में स्टोर होता है और कन्वर्ट करने के बाद जो आपका मशीन कोड होता है वो .obj फाइल में स्टोर होता है। इसके साथ साथ असेंबलर का एक सब टास्क भी होता है, जो क्या करता है, सिंटैक्स एरर को आपको बताता है। जब तक आप सिंटैक्स एरर को दूर नहीं करेंगे तब तक वो उसे ऑब्जेक्ट फाइल में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ यदि अगर आप ये देखिए, असेंबली लैंग्वेज को जब असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो जो आपको मशीन कोड मिलता है उसे आप मशीन पर डायरेक्ट रन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है। और असेंबलर कन्वर्जन के साथ साथ आपको लोडर इंफॉर्मेशन भी देता है। किसके लिए, एग्जीक्यूशंस के लिए। जब इस लोडर इंफॉर्मेशंस को आप लिंकर की हेल्प से मशीन कोड के साथ में लिंक करते हैं तब जाके आपको एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है, जो .exe फाइल में स्टोर होता है और इसी फाइल को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका असेंबलर है, ठीक है। आई होप कि आपको असेंबलर के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब हम नेक्स्ट करते स्टार्ट करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ऐसा कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ठीक है, लो लेवल में क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लेते हैं जो हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। इसके साथ साथ कंपाइलर का जो सब टास्क होता है वो कंपाइलेशन एरर भी देता है। जो आपका कंपाइलर होता है वो एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जो आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं या जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ये जो प्रोसेस होती है वो ये 7 फेज में होती है। कंपाइलर के अंदर ये 7 फेज होते हैं। इन 7 फेज से होकर आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। पहला जो आपका फेज होता है वो लॉजिकल एनालिसिस फेज होता है, दूसरा आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज होता है, तीसरा आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज होता है, चौथा आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, पांचवा मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, छठवां आपका कोड जनरेशन होता है और आपका सातवां और लास्ट जो फेज होता है वो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है। एक कंपाइलर इन 7 फेज में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, इट मींस जो आपको ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देता है, ये ऑब्जेक्ट कोड को आप डायरेक्ट मशीन पर रन कर सकते हो क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि असेंबलर में ऐसा नहीं होता था।
तो जो आपका कंपाइलर होता है इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लिंकर, प्री प्रोसेसर, ये सारी डायरेक्टरी होती हैं जो क्या करती हैं, सारी इंफॉर्मेशंस को लिंक करके कंप्लीट आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मशीन पर रन कर सकते हो। अब कंपाइलर की खास बात यह है कि ये पूरे आपके सोर्स कोड को, यदि आपके प्रोग्राम्स में जितनी भी लाइनें होंगी वो सारे सोर्स कोड को एक ही बार में क्या करता है, लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। और यदि उसमें किसी भी लाइन में अगर कोई एक मिस्टेक होती है तो उसे कंपाइलेशन एरर की तरह शो कर देता है। जब तक आप उस कंपाइलेशन एरर को दूर नहीं करेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होगा। ऐसा ये क्यों कर पाता है, क्योंकि कंपाइलर के पास दो पास होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जिस भी कंप्यूटर्स में कंपाइलर इंस्टॉल होगा वहां पर उसे मेमोरी की अधिक आवश्यकता होती है। इसके पास दो पास होता है, ये पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कंपाइलर के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट ट्रांसलेटर स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर भी सेम का टास्क परफॉर्म करता था और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट दोनों की वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट है। जो इंटरप्रेटर होता है इसके पास मेमोरी कम होती है, इसके पास सिर्फ एक पास होता है, जबकि कंपाइलर के पास क्या होता था, दो पास होता था, फ्रंट एंड और बैक एंड। इसीलिए इंटरप्रेटर क्या करता है, एक ही फेस में करते हैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है वो 7 फेस में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर की जो वर्किंग है उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम्स होता है उसमें वो पहली लाइन को, मतलब पहला इंस्ट्रक्शंस को लेता है इंटरप्रेटर और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है लो लेवल लैंग्वेज में। यदि उस लाइन में कोई एरर है तो उसे वो वहीं पे रुक जाएगा और जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप आउटपुट को नहीं देख सकते हैं। और यदि उस लाइन में कोई एरर नहीं है तो क्या करेगा, उसको एक बार ट्रांसलेट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करने की परमिशंस देता है। यहां पर जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। यदि आपके प्रोग्राम में मान लीजिए सपोज कीजिए 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शंस लेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। सेकंड अगर इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड अगर थर्ड इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, देन उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर की वर्किंग होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंटरप्रेटर का फायदा क्या है, यदि किसी सिस्टम में मेमोरी कम है तो वहां पर हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही पास होता है। तो आप अगर कहें ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है वहां पर इंटरप्रेटर बहुत ही कम मेमोरी लेता है और ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसलिए यहां पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक, जो आपका कंपाइलर होता है वहां पर क्या होता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम को हम एक ही बार एज ए इनपुट ले लेते हैं और उसको पूरा ट्रांसलेट करके जिस भी लाइन में अगर कंपाइलेशन एरर होती है उसको कंपाइलर शो कर देता है। जबकि आपके इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो सिर्फ आपके प्रोग्राम की एक लाइन को, एक इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसे ट्रांसलेट करता है, देन उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर क्या होता है कि जहां तक आपका ठीक है प्रोग्राम एरर फ्री है वहां तक के आउटपुट को आप देख भी सकते हो, जबकि कंपाइलर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां तो जब तक आप पूरे प्रोग्राम को ठीक है एरर फ्री नहीं करोगे तब तक आप अगर आप ऑब्जेक्ट फाइल को देख भी नहीं सकते हो। जो आपका कहते हैं इंटरप्रेटर होता है, इसमें डिबगिंग, जो हम लोग बग को फाइंड आउट करते हैं उसको देन रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस भी क्या होती है, कंपाइलर के कंपेयर में सिंपल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, तो एक लाइन में यदि कोई एरर है तो उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि कंपाइलर में क्या होता है, पूरे कहते हैं ठीक है प्रोग्राम को एक साथ एरर आपको शो कर दी जाती है, तो वहां पे आपको एरर को फाइंड आउट करना, उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ इंटरप्रेटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको तीनों ट्रांसलेटर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।